Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss motion along a straight line। तो भी सबसे पहले मोशन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे पोजीशन की, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन समझने के लिए लेट अस टेक दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की पोजीशन समझने के लिए एक अपने कन्वीनियंस के लिए एक पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज पॉइंट इज ओ, और सपोज वो पॉइंट है ए पर, है ना। तो जिस भी बॉडी की आप पोजीशन फाइंड कर रहे हो वो कहाँ पर है, वो ए पर है, और उसकी पोजीशन हम लोग फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी पॉइंट ओ। तो भी हम लोग क्या करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी ओ ए, और यहाँ पर एक एरो बनाएंगे। तो भी ए की पोजीशन क्या हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू ओ, दिस विल बी ओ ए वेक्टर। तो यहां पर क्या होगा, ओ से ए तक की जो डिस्टेंस होगी, जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो तो ओ और ए के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। और ये जो एरो का हेड है, एरो हेड, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की डायरेक्शन। तो सपोज कोई बॉडी बी है और उसकी पोजीशन हम लोग फाइंड करेंगे, तो सिमिलरली हम लोग ओ से बी को ज्वाइन करेंगे और एक एरो बनाएंगे। तो ओ बी वेक्टर विल बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये थी पोजीशन। तो पोजीशन जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट को फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे और ये उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से ओ से लेकर के ए तक की जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये जो एरो हेड है वो उस बॉडी की, उस पॉइंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो पोजीशन समझने के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्ट एंड मोशन। तो हम लोग कब बोलेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पर है या किन कंडीशंस पे वो बॉडी मोशन कर रही है। तो सबसे पहले रेस्ट को समझने के लिए एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी पॉइंट। अभी क्या होगा, इस स्टेशनरी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में अगर ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स पहले भी यहीं पे है और कुछ टाइम के बाद भी इसकी पोजीशन यहीं पर है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट ओ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रेस्ट पर है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब होगी, जब उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट चेंज नहीं होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पर है। और अगर इस बॉडी की पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी पॉइंट, देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन मोशन। तो बॉडी मोशन में कब होगी, जब किसी भी पॉइंट की पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ओ, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा रेस्ट और मोशन का। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और आप उस एग्जांपल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सपोज आप ए और आपका फ्रेंड बी एक कार से घूमने जा रहे हैं और आपकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर्स पर आवर। जो कार ट्रैवल कर रही है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और एक थर्ड पर्सन है जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, दिस पर्सन इज सी, दिस इज स्टेशनरी। तो सी स्टेशनरी है और ये आप दोनों कार में बैठे हुए और कार मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैंने बी को कॉल किया, मैंने बी से पूछा कि ए की पोजीशन मुझे बताइए कि ए रेस्ट पर है या ए मोशन पर है। तो मैंने कॉल किसको किया, मैंने बी को कॉल किया, बी आपके साथ कार में बैठा हुआ है। तो मैंने बी को पूछा कि ए की पोजीशन बताओ कि ए क्या कर रहा है। तो बी ने मुझे बताया कि ए रेस्ट पर है, अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, रेस्ट पर है और कार ड्राइव कर रहा है। तो मतलब बी ने मुझे क्या बताया कि ए रेस्ट पर है। फिर मैंने सी को कॉल किया,
मैंने सी से पूछा कि ए की मुझे पोजीशन बताइए, ए क्या कर रहा है, मोशन में है कि रेस्ट में है। तो सी ने मुझे बताया कि ए मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो अभी इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, मैंने दो लोगों से पूछा, मैंने बी से भी पूछा, मैंने सी से भी पूछा। बी ने मुझसे बोला कि ए रेस्ट पर है, तो विद रेस्पेक्ट टू बी, अभी ए रेस्ट पर है, तो जब बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए रेस्ट पे है, और जब हम लोग बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू सी तो ए मोशन पे है। तो अभी दोनों लोगों से पूछा तो सी के रेस्पेक्ट में ए मोशन पर है और बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है। तो अभी इन दोनों में आप मुझे बताइए कौन झूठ बोल रहा है। भाई बी झूठ बोल रहा है या सी झूठ बोल रहा है, क्योंकि बी ने बोला ए रेस्ट पर है और सी ने बोला ए मोशन पे है ना। तो इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है। तो भी आप देखेंगे कि ना तो सी झूठ बोल रहा है और ना बी झूठ बोल रहा है, ये दोनों लोग ठीक बोल रहे हैं, बट ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बी चूंकि ए के साथ बैठा है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है और सी के रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन में है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग किसी की भी रेस्ट या मोशन को एक्सप्लेन करेंगे तो रेस्ट और मोशन को आप एब्सोल्युटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसको किसी के रेस्पेक्ट में ही बता सकते हैं, किसी के रेफरेंस में बता सकते हैं, और जब भी हम लोग बताएंगे तो रिलेटिवली बताएंगे कि बी के रेफरेंस में ये रेस्ट पर होगा और सी के रेस्पेक्ट में ये मोशन पर होगा, क्योंकि रेस्ट और मोशन को एब्सोल्युटली बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बी के रेफरेंस में तो ये रेस्ट पर होगा और सी के रेस्पेक्ट में ये मोशन पर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था रेस्ट एंड मोशन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब क्या होगा, जब मोशन होगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, और जब पोजीशन चेंज होगी तो जनरेट होगा पाथ, और हम लोग फाइंड करेंगे पाथ लेंथ, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं पाथ लेंथ। तो सपोज एक पार्टिकल था, वो स्टार्टिंग में ओ पे था, रेफरेंस पॉइंट पे था, और वो 3 यूनिट्स 3 मीटर्स मूव किया। तो 3 मीटर्स मूव करके वो ए पर पहुंच गया, और फिर क्या हुआ, लेफ्ट टर्न करके 90 डिग्री टर्न किया उसने, और 4 मीटर्स फिर से ट्रेवल किया और पहुंच गया पॉइंट बी पर। तो भी यहां पर आप समझ रहे हैं पाथ लेंथ कितना हुआ, चेंज इन पोजीशन कितनी हुई। पहले तो ये 3 मीटर्स हुआ और फिर ये 4 मीटर्स फिर हुआ ए से बी। तो अगर आप पाथ लेंथ की बात करेंगे तो पाथ लेंथ दैट इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय दैट पॉइंट। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स दैट इज 7 मीटर्स। तो पाथ लेंथ को ही हम लोग एक नाम देते हैं विच विल बी डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल, दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ विल बी कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो ये तो हो गई डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ आप आसानी से कवर कर सकते हैं, दैट इज 3 मीटर्स और प्लस 4 मीटर्स, और ये हो गई 7 मीटर्स। अगर आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगर आप इनिशियल पोजीशन देखेंगे तो वो कहाँ पे था, ओ पर, और कुछ टाइम के बाद आप फाइनल पोजीशन देखेंगे तो कहाँ पे मूव किया, बी पर। तो अगर इसकी आप पोजीशन वेक्टर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे, तो ये ओ से कहाँ पहुंच गया, बी पर। तो यहाँ पर हम लोग विद डायरेक्शन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद डायरेक्शन। तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई ओ और बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो ओ से बी तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी, दैट इज ओ बी, और इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी बेस का स्क्वायर 9
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 दैट इज √25 दैट इज 5 मीटर्स। तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर्स का। तो आई थिंक कुछ आपको समझ में आया होगा कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कि कितना पाथ आप ट्रेवल किए हो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर, और इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दैट इज ओ टू बी, जो वेक्टर हुआ ओ बी वेक्टर, तो ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई, और यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 4 दैट इज 7 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर्स। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से एक बार कॉन्सेप्ट को हम फिर से समझते हैं। तो एक पार्टिकल ओ से स्टार्ट करता है अपनी मोशन को और पहुंचता है ए पर 2 मीटर्स ट्रैवल करके, और फिर ए से पहुंचता है बी पर, फिर उसने ट्रैवल किया 3 मीटर्स, फिर बी से पहुंचा सी पर और उसने ट्रैवल किया 4 मीटर्स। तो भी बताइए, ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से सी गया। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड होता है। जितना भी पाथ ट्रेवल किए हो आप उसको सम करते जाएं और उसकी वैल्यू विल बी कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर्स दैट इज 9 मीटर्स। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस कॉन्सेप्ट में, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन क्या है? O, और फाइनल पोजीशन क्या है? C, और O से C की डिस्टेंस देखेंगे तो इट इज आल्सो 9 मीटर्स। समझ में आ गया आपको? तो यहां पर डिस्टेंस भी कितनी हुई? 9 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? 9 मीटर्स। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, अब वो पार्टिकल C से वापस आया, C से आया B, और B से आया A, और फाइनली A पर रुक गया। क्या किया उसने? पहले O से A गया, A से B गया, B से C गया, और C से वापस B पर आया और वापस A पर आ गया। तो अगर आप इसमें डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 मीटर्स ट्रैवल किया, फिर 3 मीटर्स ट्रैवल किया, फिर 4 मीटर्स ट्रैवल किया, C पर पहुंचा, फिर 4 मीटर्स ट्रैवल किया, वापस B पर आया, फिर से 3 मीटर्स ट्रैवल किया और वापस A पर आ गया। दिस इज टोटल पाथ ट्रैवल्ड। और इसकी अगर आप सम करेंगे तो 5, 9, 13 और 3 16 मीटर्स। तो टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो होगी 16 मीटर्स की। अगर आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन कहां पर था? ओ पर, और फाइनली कहां पर पहुंच गया? ए पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ओ से ए तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? O टू A वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 मीटर्स का। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर्स, और डिस्टेंस कवर्ड दैट इज पाथ ट्रेवल्ड विल बी 16 मीटर्स। आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट फिर से देख रहा हूं। अभी क्या किया, एक स्टूडेंट है, वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, और मॉर्निंग वॉक कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, एक R रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है और इस पर मॉर्निंग वॉक कर रहा है। और मॉर्निंग वॉक करने के लिए ये वॉक किया, और वॉक करके ये अपनी जहाँ से इसने वॉक स्टार्ट किया था, सपोज इसने वॉक स्टार्ट किया था पॉइंट P से, और वहीं पर अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कराता है। तो ऐसे में अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रैवल। अभी टोटल पाथ कितना ट्रैवल करेगा? तो टोटल पाथ ट्रैवल करेगा इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल, दैट इज 2 पाई r। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई r यूनिट्स। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने फिर से बताया एक बार आपको कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो देखिए उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, पी से, और फाइनली एंड कहाँ पे किया, पी पे। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिफरेंस है दैट विल बी जीरो, हेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखता हूं। अब की बार किसी ने जो मूव किया, एक कार ट्रेवल करी सेमी सर्कुलर पाथ पर और ए से स्टार्ट किया और एक सेमी सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस आर है और ट्रेवल करती हुई वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पर उसने अपना जो ट्रेवलिंग थी वो ख़त्म करी। तो ए से स्टार्ट किया और बी पर एंड की। तो अभी हम लोग अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, टोटल पाथ ट्रेवल। तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल हो जाएगा, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड द डिस्टेंस विल बी पाई आर यूनिट्स। समझ में आ गया। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए ये रेडियस आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर प्लस आर, दैट इज 2r यूनिट्स। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक which is uniform and नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो कोई बॉडी है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन यूनिफॉर्म है। और अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि सपोज 0 to 1 सेकेंड्स में किसी बॉडी ने ट्रेवल किया 2 मीटर्स और उसके बाद 1 to 2 सेकेंड्स में बॉडी ने फिर से ट्रेवल किया 2 मीटर्स और 2 to 3 सेकेंड्स में अगेन 2 मीटर्स, 3 to 4 सेकेंड्स में अगेन 2 मीटर्स। मतलब क्या हुआ कि हम लोग टाइम इंटरवल सेम रख रहे हैं, 1 सेकेंड का रख रहे हैं और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी सेम है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो हम लोग बोलेंगे कि मोशन यूनिफॉर्म है। और ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आप 0 से 2 सेकेंड भी लिख सकते हो, 0 से 3 सेकेंड भी लिख सकते हो, कोई भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा और उसमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होगी तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि सपोज 0 से 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर्स ट्रेवल किया और 1 to 2 में इसने 4 मीटर्स ट्रेवल किया और 2 to 3 में इसने 6 मीटर ट्रेवल किया और 3 to 4 में इसने 8 मीटर्स ट्रेवल किया, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, 2, 4, 6, 8 अनइक्वल है। तो ऐसे ही मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल सेम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो अलग अलग है तो इट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पीड। तो देखिए जब भी आप बाइक चला रहे होते हैं और आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कम टाइम में तो लोग बोलते हैं कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और अगर आप डिस्टेंस कम ट्रेवल करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं तो आपकी स्पीड स्लो होगी। दैट मीन्स स्पीड को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड और अपॉन टाइम इंटरवल, जितना टाइम आपने लिया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप टाइम इंटरवल को ले लीजिए यूनिटी। तो लेट अस टेक टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 यूनिट्स, आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब क्या हुआ भाई,
मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड इट्स स्पीड। तो स्पीड क्या हुई? स्पीड हुई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड स्पीड। अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम इंटरवल का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो स्पीड का जो SI यूनिट होगा दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड को जो हम लोग डिफाइन करेंगे तो स्पीड को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 किसी इंस्टेंट पर स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। तो सपोज 10 o'clock पर आप अपने स्कूल के लिए निकले और आपके स्कूल की डिस्टेंस है 7 किलोमीटर्स और आप साइकिल से 10 बजे अपने स्कूल के लिए निकले और आप 11 AM पर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स 1 घंटे में आपने 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आपकी स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि आपने 1 घंटे में 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अभी आपने टाइम कितना लिया? आपने टाइम लिया 1 आवर का और आपने स्पीड की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? 7 किलोमीटर्स। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर्स पर आवर। अभी क्या होगा कि रास्ते में कई बार आपकी स्पीड बढ़ी भी होगी और कम भी हुई होगी, बट जो एवरेज स्पीड थी वो थी 7 किलोमीटर्स पर आवर। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप स्पीड की बात करेंगे तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन कर पाए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा S और अपॉन डेल्टा T। अगर आप क्या करें, टाइम इंटरवल को कम करते जाइए। और कितना कम कर दें? टाइम इंटरवल को आप बहुत कम, जैसे अभी आपने 1 आवर का टाइम इंटरवल लिया, आप टाइम इंटरवल को कम कर दीजिए, भाई 1 मिनट ले लीजिए, नहीं और कम कर दें, 1 सेकेंड कर लें। तो जितना हो सके उतना आप टाइम इंटरवल को कम कर दीजिए, देन इट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल को आप इतना कम कर दीजिए कि डेल्टा T अप्रोक्सीमेट टेंड्स टू 0 हो जाए, देन द स्पीड विल बी कॉल्ड इट्स स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो एवरेज स्पीड में ये टाइम इंटरवल काफ़ी होता है, बट जब आप टाइम इंटरवल को कम कर देंगे, कम करते 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 कितना कम कर दें कि डेल्टा T अप्रोक्सीमेट टेंड्स टू 0 हो जाए, लगभग 0 के बराबर हो जाए, देन दैट स्पीड विल बी कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये था एवरेज और स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम पर। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था। ये जो भी हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं था, हमने डायरेक्शन का कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया। बट वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन और अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी का फार्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। दैट मीन्स हम लोगों ने डिस्टेंस ली बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ली, दैट इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से क्या हुआ कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो फिर से वही जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप टाइम इंटरवल को यूनिटी ले लीजिए। लेट अस टेक टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 यूनिट्स।
तो भी देखो यहाँ से डिफाइन करना कितना इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल को आप यूनिटी कर दीजिए, देन वेलोसिटी इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो भी डिफाइन कैसे करोगे कि वेलोसिटी विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अगर इसका भी यूनिट की आप बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मेन डिफरेंस क्या था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ पाएंगे। सपोज आप पॉइंट ए पर है, ये आपका घर है और ए से 7 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है एट पॉइंट बी। तो आप मॉर्निंग में 7:30 AM पर आप अपने स्कूल के लिए गए, अपने घर से आपने ट्रैवल किया और आप स्कूल पहुंच गए। स्कूल आप पहुंच गए 8 AM पर। तो कितना टाइम लिया आपने हाफ एन आवर लिया और आप बी पर पहुंच गए। फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि आज स्कूल बंद है, स्कूल छुट्टी है, वहाँ पर रेनी डे हो गया है। आप वापस आए, पहले आप ए से बी गए और बी से आप वापस ए पर आ गए और फाइनली 8:30 AM पर आप अपने घर आ गए। तो अगर हम लोग बात करें स्पीड की, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस फार्मूला को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 7 किलोमीटर्स आप गए और अगेन 7 किलोमीटर्स आप रिटर्न किए, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 14 किलोमीटर्स। और टोटल टाइम कितना हुआ, हाफ एन आवर गए, हाफ एन आवर आए और टोटल हो गया 1 आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई 14 किलोमीटर्स पर आवर। अगर यहां पर आप वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। देखो आपने स्टार्ट कहां से किया था, ए पर, और 1 घंटे के बाद आप वापस कहां पर आ गए, ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो और टाइम हो गया 1 आवर, देन वेलोसिटी विल बी जीरो। तो ऐसे केस में स्पीड हो जाएगी 14 किलोमीटर्स पर आवर और वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो यहां से हम लोगों ने समझा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब देखते हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो जनरेट होगा एक्सीलरेशन, और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को समझने के लिए इसका फार्मूला देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब क्या हुआ कि फिर से मैंने वही आपको बताया मेथड, आप इसको डिफाइन करेंगे तो टाइम इंटरवल को आप यूनिटी ले लीजिए, तो टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 यूनिट्स, देन ए विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स एक्सीलरेशन को आप डिफाइन कैसे कर पाएंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा, और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा एक्सीलरेशन का, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर
सेकेंड और अपॉन टाइम इंटरवल, और इसका एसआई यूनिट सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या वी कैन राइट दैट मीटर सेकेंड की पावर -2। फिर सेकेंड स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा तो सेकेंड की पावर -2, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर -2, या वी कैन राइट दैट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखिए मैंने बोला कि वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज दो टाइप्स का हो सकता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो सपोज किसी भी पार्टिकल की पहले वेलोसिटी v1 थी और इन t टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई v2, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t। अब देखिए अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो सपोज इसकी पहले वेलोसिटी थी, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर इसकी पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो गई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। देखिए क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है पहले वेलोसिटी कितनी थी v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे में एक्सीलरेशन होगा v2 माइनस v1, 20 माइनस 10 एंड दैट विल बी पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज किसी की पहले वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और कुछ t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे केस में अगर आप एक्सीलरेशन देखेंगे v2 माइनस v1, तो 10 माइनस 20 इट विल बी निगेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, ना बोल के इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन। तो जब भी एक्सीलरेशन निगेटिव होगा तो हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं विच इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। एक्सीलरेशन समझ लिया हम लोगों ने वेलोसिटी समझ लिया, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस पे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस। ऐसी इक्वेशंस जिससे हम लोग मोशन को मैथमेटिकली बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन समझने के लिए हम लोग पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। सपोज किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी जो पहले वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, उसको हम लोगों ने बोला u, और कुछ टाइम के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोला करेंगे v। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे u से और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे v से। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे s से। टाइम टेकन जो भी होगा टाइम वो t होगा, एंड एक्सीलरेशन विल बी डिफाइंड बाय a, और एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे a से। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं कि ये इक्वेशन जनरेट कैसे हुई। तो वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होती है भाई, आप मुझे बताइए। एक्सीलरेशन इक्वल टू यस चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या हो गई, पहले क्या थी u और फाइनल क्या हो गई v, तो चेंज कितना हो गया v माइनस u, और कितने टाइम में, t टाइम में। तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट v माइनस u इक्वल टू ए टी। u को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड वी गेट v इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ गया आपको। एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम
a will be equal to v minus u upon t and we get v equal to u plus at. तो फर्स्ट इक्वेशन समझने के बाद हम लोग समझेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? वी नो दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन और इसका हम लोग करते हैं डेरिवेशन. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v. तो अगर यहां पर आप बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस वी अपॉन 2. तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी देखें तो दिस विल बी u प्लस वी अपॉन 2. और अभी आपने फार्मूला मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम टेकन. तो इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी आ गई u प्लस वी अपॉन 2. अभी देखिए यहां पर ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज s और टाइम कितना हो गया t का. एवरेज वेलोसिटी आपने देखी u प्लस वी अपॉन 2. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. दैट इज एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? u प्लस वी अपॉन 2 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए t का. समझ में आ गया आपको? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. अभी आप क्या करेंगे? v की वैल्यू पुट कर दीजिए. तो v की वैल्यू आप जानते हो u प्लस ए टी. मैंने क्या किया? v की जगह पुट कर दिया u प्लस ए टी और अपॉन 2 और इंटू टी. अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? s इक्वल टू u और u सम हो जाएगा, 2u आएगा और प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू, आपको 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, 2 का डिवीजन इसमें भी करेंगे तो आएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी. आप t का मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड वी गेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब समझते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में. थर्ड इक्वेशन, लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसका डेरिवेशन करते हैं. तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को पता है, वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आप क्या कीजिए? आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिल जाएगा अपने को? v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर. अभी आप फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये फार्मूला यहां पर यूज करेंगे. u प्लस ए टी का होल स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर प्लस 2u80 और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर. अपने फार्मूला यूज कर लीजिए. अब यहां से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और इन दोनों से कॉमन ले लीजिए 2a. यहां से मैंने कॉमन लिया 2a. अभी 2a का इसमें भी डिवाइड करोगे, 2a को इसमें भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2u80 अपॉन 2a प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a. दोनों में डिवाइड कर दिया. यहां से 2 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया. यहां से एक a से एक a कैंसिल हो गया और मिला के अपने को v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u और ब्रैकेट में आया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अभी ये तो जाना पहचाना आ गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो आप इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं s. दिस इज द वैल्यू ऑफ s. हेंस वी गेट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. This is third equation of motion which is v square equal to u square
प्लस 2as। तो दीज आर द डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। आप इनको 2-3 बार रिपीट कीजिए, श्योरली आप इसको समझ पाएंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अ कार ट्रेवल्स 30 kilometers at a uniform speed of 40 kilometers per hour and the next 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find its average speed। तो भी क्या हो रहा है कि सपोज एक कार A से ट्रेवल करती है और B तक जो कि डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, उसने ट्रेवल किया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर और नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करके वो पहुंचती है सी पर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अभी मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या बताया था मैंने, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बार बार हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर का। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, देखिए क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 30 + 30 दैट इज 60 किलोमीटर्स। तो हियर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 60 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं टोटल टाइम टेकन। अभी ए से बी में सपोज टाइम कितना लगा होगा t1 और B से C में टाइम कितना लगा होगा t2। तो इन डिनोमिनेटर टोटल टाइम टेकन दैट इज t1 + t2। अब हमारा मेन काम है t1 और t2 की वैल्यू फाइंड करना। वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे A से B के लिए और हम लोग फाइंड करेंगे टाइम। तो भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू, देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू, देखिए स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। तो अगर हम लोग बात करें ए से बी के लिए, तो t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 30 और टाइम स्पीड कितनी 40। तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 30/40 आवर्स। अगर आप t2 की बात करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 30 एंड द स्पीड इज 20, इट विल बी 30/20 आवर्स। तो t1 की वैल्यू आ गई 3/4 और t2 की वैल्यू आ गई 3/2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो द आंसर विल बी 60 किलोमीटर्स अपॉन t1 + t2 दैट इज 3/4 और प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं और 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, इट विल बी 3, इट विल बी 6 और यहाँ पर 4 ऊपर पहुँचेगा 60 × 4 और अपॉन हो जाएगा 9 दैट इज 240/9 किलोमीटर्स पर आवर विल बी इट्स एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 240/9 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 26.6 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैंने क्या किया, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे आप एक बार फिर से समझिए न्यूमेरिकल। A car travels 30 kilometers at a uniform speed of 40 kilometers and the next 30 kilometers with the uniform speed of 20 kilometers. फार्मूला सिर्फ आप याद करके बैठिए ये। The formula is average speed equal to total distance traveled upon total time taken. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 + 30 दैट इज 60। टोटल टाइम क्या हो गया, यहाँ का टाइम प्लस यहाँ का टाइम, तो दैट इज t1 + t2। t1 की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 स्पीड 40, तो टाइम आ गया 3/4। यहाँ पर टाइम निकाला, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गई 30 स्पीड हो गई 20, तो t1 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट किया और हमारा आंसर आ गया एंड द आंसर विल बी 26.6 किलोमीटर्स पर आवर। दिस विल बी एवरेज स्पीड फ्रॉम A to C।